है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 32। रात गहरी हो जाने के बाद भी सिया इस वक्त कमरे में सोने की बजाय छत पर एक तरफ बैठी किसी सोच में उलझी हुई थी। शायद इसकी वजह शाम को हुई वह सारी बातें थी, रमा चौधरी की वह बातें जिसके पीछे भले ही उनके गलत मंसूबे छिपे थे, लेकिन अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। राम ने सिया के लिए जो भी किया था, अयोध्या से बचाकर उसे दिल्ली जरूर लाया था, लेकिन इससे यह कहीं से भी साबित नहीं हो रहा था कि राम के दिल में भी सिया के लिए कोई जज्बात छिपे थे। साथ ही रमा चौधरी की वो बातें भी गलत नहीं थीं। जब उन्होंने ये कहा था कि अगर राम को यह सब करना ही था, तो जब कृष्णकांत जी ने उसे सिया से शादी करने के लिए कहा था, उस वक्त ही उसे उनकी बातों को मान लेना चाहिए था। तो शायद आज उसे इस तरह से अपने माँ बाप की नाराज़गी उनसे दूर नहीं होना पड़ता। तो वही डाइनिंग टेबल पर डिनर के वक्त भी रमा चौधरी ने जब राम के सामने शादी की बात छेड़ी थी, उस वक्त भी वह वेदिका के साथ शादी करने की मंजूरी तो नहीं दिया था, लेकिन अपने और वेदिका के रिश्ते को नकारा भी नहीं था। और सिया, उसके उन बातों में सिया के लिए कोई जिक्र तक नहीं था। शायद इस वजह से इस वक्त उन बातों को सोचते हुए सिया को अपने दिल में एक दर्द सा उठता हुआ महसूस हो रहा था। अपनी मुट्ठियों से अपने सीनों को दबाए अब तक वो सिसक उठी थी, आंखें छलक आई थीं। तभी अचानक से पीछे से आते हुए अच्युत ने उसकी चोटियों को खींचते हुए कहा, हे, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस वक्त डायनों के उठने का वक्त होता है? कहीं आज उनका ब्रेकफास्ट बनने का इरादा तो नहीं है ना? तभी सिया की आंसुओं से भरी लाल आंखों को देख वह थोड़ा सकपका सा गया था, लेकिन उससे ज़्यादा वह हैरान था। हे, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? हर वक्त तुम ये किसी दुखियारन की तरह आंसू क्यों बहाती रहती हो? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? जस्ट शट अप और प्लीज़ जाओ यहाँ से। इस बार अच्युत की बातों का जवाब देते हुए सिया ने थोड़ी झुंझलाहट में कहा था, लेकिन अच्युत वहाँ से जाने की बजाय थोड़ा हंसते हुए कुछ कहना चाहा था। क्या यार, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम। अच्युत, प्लीज़ हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। अच्युत की बातों को बीच में काटते हुए सिया ने कहा था। तो वही अच्युत भी अपने सिर को झटकते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था, और सिया एक बार फिर से किसी सोच में उलझी हुई थी कि तभी पीछे से आते हुए अच्युत ने कहा, वैसे एक बात पूछना था, डायनों को भगाने का कोई मंत्र आता है कि नहीं? क्योंकि उनके भी आने का वक्त हो चुका है। अच्युत, इस बार सिया की आवाज़ में थोड़ी सख्ती और झुंझलाहट भी साफ नजर आ रहा था, जिसे देख अच्युत ने आगे कहा, इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ। और एक बार फिर से वहाँ से आगे बढ़ गया था, और सिया एक बार फिर से कुछ सोच पाती उससे पहले ही अच्युत एक बार फिर से उसके कान के पास आते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ कि एक बार फिर से सोच लो, कहीं वो लोग। लेकिन एक बार फिर से सिया की आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट देख अच्युत इस पर अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, ओके ओके सॉरी, अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा, पक्का। और दौड़ते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था। तभी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन भी एक वाइब्रेशन के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे अननोन नंबर को देखते ही वह एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। तो उधर छत पर सिया एक बार फिर से किसी सोच में उलझ चुकी थी कि तभी एक बार फिर से उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दिया था, सिया। लेकिन इस बार इस आवाज़ को सुनते ही सिया काफ़ी गुस्से में पीछे मुड़ी थी। शायद उसे लगा था कि इस बार भी अच्युत उसे तंग ही करने वाला है, लेकिन इस बार पीछे खड़े राम को देख एक क्षण के लिए वह अपनी जगह पर ही जम सी गई थी। तभी एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए राम ने आगे कहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? आओ नीचे चलो। और आगे बढ़कर
सिया की कलाई पर अपनी पकड़ कसना ही चाहा था कि उससे पहले ही सिया उसकी पकड़ को झटकते हुए उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुकी थी, जो इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि एक क्षण के लिए पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा पसर गया था। यहाँ तक कि राम का भी पूरा शरीर उसके सोचने समझने की क्षमता भी सुन पड़ चुकी थी। लेकिन सिया की आंखों में एक गुस्सा था। तभी उसकी तरफ देखते हुए राम ने भी इस बार थोड़ी सख्ती में ही कहा था, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है। और जो आप कर रहे हैं वो, जब हम आपसे कह चुके हैं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तक कि उस घटना को भी हम मानने से इनकार कर चुके हैं, फिर आप किस हक से हमें छूने की कोशिश करते हैं? किस हक से हर बार हमारी कलाई पकड़ने के लिए आ जाते हैं? राम की बातों का जवाब देते हुए सिया ने थोड़ी सख्ती में ही कहा था। तो वही राम उसकी बातों को सुन पूरी तरह से हैरान था। तभी सिया इस बार अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आगे कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, इस तरह से अपनों से बड़ों पर हाथ उठाना हमारी परवरिश नहीं है। हम थोड़े जज्बाती हो गए थे। लेकिन एक आखिरी बार हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे, आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जिसे हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि उस एहसान के बदले आपने हमारे ऊपर कोई अधिकार खरीद लिया है। उम्मीद है कि आगे से आप अपनी मर्यादा में रहेंगे। सिया की बातों में एक कठोरता, तो वही उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिसे देख राम अपनी जगह पर ही खड़ा थोड़ा हैरान नजर आ रहा था, जैसे वह समझ न पा रहा हो कि उसे अब सिया की बातों का क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन अपनी बातों को कहते हुए सिया वहाँ से नीचे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तो उधर दूसरी तरफ इन सारी बातों से अनजान अच्युत अपने कमरे को अंदर से बंद करते हुए उस अननोन कॉल का जवाब देते हुए कहा, हाँ जी, आज बड़े दिनों बाद आपको मेरी याद आई। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि सिया कैसी है। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद कंचन की बातों को सुनकर अच्युत अब तक एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ दिया था। यार, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो। कम से कम यही पूछ लो कि मैंने आज रात खाना भी खाया है या नहीं। लेकिन नहीं, मैडम को जब भी मौका मिलता है अपनी सहेली के बारे में पूछकर फ़ोन रख देंगी। फिर उसके बाद कब बात होगी ये तो मैडम जी और उनकी सहेली के राम जी ही जाने। अच्युत, तुम जानते हो ना कि बाबा से उनका फ़ोन लेने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज सिया की याद आ रही थी, वो ठीक है ना? अच्युत की बातों का जवाब देते हुए इस बार कंचन का इतना कहना था कि अच्युत सामने ही अपने बेड पर लेटते हुए कहा, हाँ ठीक है वो, अब तो कॉलेज भी जाना स्टार्ट कर दिया है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसे कॉलेज भेजने का आइडिया डैड का था, बस मैंने उसे राज़ी करने के लिए थोड़े दांव पेच लगाए, अच्युत ने कहा। तो वही इस बार कंचन कुछ सोचते हुए एक हल्की धीमी आवाज़ में कहा था, अच्युत थैंक यू मेरी सहेली का ख्याल रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी थैंक यू की हकदार तो तुम हो। अगर उस दिन तुमने मुझे बताया नहीं होता कि सिया की शादी किसी बुढ़े से होने जा रही है, ना मुझे इस बारे में पता चलता और ना मैं डैड से ये बात कंफर्म करके राम भाई को वहाँ लेकर जाता। तो मुझे लगता है कि थैंक यू मुझे नहीं, इनफैक्ट सिया को भी एक थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए, अच्युत ने कहा था। लेकिन इस बार उसकी बातों को सुन कंचन बस हल्का मुस्कुरा दी थी। तभी कुछ सोचते हुए अच्युत ने आगे कहा, अच्छा ये बताओ, कुछ पता चला कि सिया जो भी कह रही थी वो सब सच था या नहीं? आई मीन कि उस दिन वहाँ पर मंगल की भी मौजूद था कि नहीं? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चल पाया है, क्योंकि मंगल तो पहले से ही गायब था। लेकिन सिया की विदाई के बाद उसकी माँ भी कहीं लापता हो चुकी है। इस बार कंचन के इन बातों को सुन अच्युत थोड़ा चौंक सा गया था, लेकिन वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही कंचन की तरफ से कॉल भी डिस्कनेक्ट हो चुका था, जिसे देख अच्युत भी समझ चुका था कि शायद कोई आ गया होगा,
जिसके डर से कंचन ने फ़ोन रख दिया। लेकिन उसकी आखिरी बातों को सुन अच्युत इस वक्त किसी सोच में पड़ चुका था। अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बेटे के साथ साथ माँ भी गायब हो गई? लेकिन अब तक इतना तो यकीन हो चुका है कि सिया इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। उस मंगल के बच्चे ने कोई झोल किया है, लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात कि ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? खुद से बातें करते हुए अच्युत एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए उसे बंद कर दिया था। तो उधर अभी भी छत पर खड़ा राम, जिसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कानों में जैसे अभी भी उस थप्पड़ की आवाज़ के साथ साथ सिया की बातें गूंज रही हो। लेकिन उधर कमरे में सिया, जिसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से की जगह अब घबराहट थी, कमरे के भीतर चहलकदमी करते हुए उसने अब तक अपने गालों को भी हल्का थपथपा दिया था। ये हमें क्या हो गया था? हम इतने जज्बाती कैसे हो सकते हैं? राम ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए कोई जगह है। उन्होंने हमेशा से उस जगह पर वेदिका को रखा है। फिर हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? हम जिसे चाहे, ज़रूरी तो नहीं कि बदले में वह भी हमें चाहे। राम जी, ये हमने क्या कर दिया? हमें लगता है कि हमें कल सुबह एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। और राम जी की कसम, अब से कभी भी उनके और वेदिका के मामले में कोई दखल नहीं देंगे, सिया ने कहा। और इस बार सामने ही बेड पर सो रही राध्या के बगल में जाकर वह खुद भी लेट गई थी। तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली के ही 2 कमरे के किराए के एक मकान में रह रहे एक बैंक कैशियर आशीष गुप्ता, उनकी बेटी नुपुर गुप्ता इस वक्त वार्डरोब से अपने सारे कपड़ों को बाहर बेड पर फेंकते हुए इस पर वह थोड़ी झुंझला भी उठी थी। मम्मा देखो ना, मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं हैं। अब आप ही बताओ, कल मैं कॉलेज क्या पहनकर जाऊंगी? एक बार ये तो सोचो कि बार बार इन्हीं कपड़ों में मुझे देखकर रौनक की नज़र में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। ऐसे नाराज़ नहीं होते बेटा, कल मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ कि कुछ पैसे दे दें ताकि तुम्हारे लिए एक जोड़ी नए कपड़े। आशीष गुप्ता की पत्नी यानी कि रेखा गुप्ता नुपुर के माथे को सहलाते हुए इतना कहा ही था कि नुपुर उनकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, बस एक जोड़ी नहीं, इस बार मुझे कम से कम 4 से 5 कपड़े चाहिए। उसकी बजाय थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान लगा लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, नुपुर की बातों का जवाब देते हुए वेद ने कहा। और कमरे के भीतर आते ही अपने सिंगल बेड से नुपुर के कपड़ों को उसके बेड पर फेंकते हुए इस बार वह भी थोड़ा झुंझला उठा था। तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि अपना सामान अपने बेड तक ही रखा करो, और जो ये कॉलेज में हर वक्त उस रौनक के आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है, कल से बंद कर दे, नहीं तो इस बार तेरी ये हरकत मैं सीधे पापा को बताने वाला हूँ। जा बता दे, जैसे कि मुझे तेरी हरकत मालूम ही नहीं है, नुपुर ने भी थोड़े गुस्से में चीखते हुए कहा था। और पास ही खड़ी रेखा गुप्ता की तरफ देखते हुए उसने आगे कहा, मम्मा आपका ये भोला भाला लाडला बेटा वेद, इसकी हरकतें मैं आपको बताती हूँ कि ये हर रोज़ पढ़ाई का बहाना करके लाइब्रेरी क्यों जाता है। क्यों जाता हूँ, चल बता, वेद ने भी थोड़े गुस्से में ही कहा था। लेकिन नुपुर और वेद के इस झगड़े में रेखा जी अब तक अपने सिर को पीटते हुए सीधे कमरे से बाहर निकल गई थी। तभी नुपुर ने कहा, दूसरों के सामने तुम ये शराफत का ढोंग कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा ये सारा नाटक धरा का धरा रह जाएगा। और ये अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? तूने लाइब्रेरी उस मंदिरा के लिए ज्वाइन किया है ना, क्योंकि हर शाम वो वहाँ पर सेल्फ स्टडी करने जाती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उस मंदिरा जोशी के पास है क्या? शक्ल भी ठीक ही ठाक है और उसका बाप भी बस एक एडिटर ही तो है। लेकिन वो राध्या जो तुझे कितना चाहती है, ये बात पूरे क्लास को नज़र आता है, बस तुझे छोड़कर। राध्या को तू हम सबसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, फिर भी तू उसे छोड़कर उस भिखारन मंदिरा के पीछे चक्कर लगाता है, क्यों भाई? सुन, ये मेरा मामला है और मेरे मामले में इंटरफेयर करना बंद कर दे, समझी तू? थोड़ी सख्ती में ही वेद ने कहा और अपने बेड की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक से पीछे खड़ी नुपुर के होठों पर एक हंसी फैल गई थी।
तेरा मामला? वैसे एक बात बताऊं, तू जिस राध्या को छोड़कर मंदिरा के पीछे घूम रहा है ना ब्रो, एक्चुअली मंदिरा तुझे नहीं, राज ग्रोवर को पसंद करती है। वो तेरी तरह बेवकूफ़ और जज्बाती नहीं है। जहाँ इस बार नुपुर का इतना कहना था कि वेद थोड़ा चौंक सा गया था, तो वहीं नुपुर इस बार भी हल्का मुस्कुराते हुए ही कहा था, अब इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तेरा ग्रुप वैसे भी मुझे किसी सर्कस के जोकरों से कम नहीं लगता, क्योंकि अब तू खुद ही देख ले, राध्या तुझे लेकर सीरियस हो रही है, लेकिन तू मंदिरा के चक्कर लगा रहा है, और उधर मंदिरा एक बड़ा हाथ मारने की फिराक में है, लेकिन वो राज ग्रोवर जो इस वक्त तेरे ग्रुप का युवराज है, तुझे पता वो किसके प्यार में पागल हो रहा है? और अपने दोनों बाजुओं को आपस से बांधते हुए नुपुर का इस बार इतना कहना था कि वेद के मुंह से भी अनायास ही निकल गया था, किसके? यहाँ तक कि उसकी नज़रें, उसका ध्यान भी इस वक्त नुपुर के ऊपर ही था। तो वही अपनी बातों को जारी रखते हुए नुपुर ने कहा, और वो राज ग्रोवर उस राध्या के लिए पागल हो रहा है। व्हाट? नुपुर की बातों को सुन वेद एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था। तो वही नुपुर एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने बेड पर जाकर बैठ गई थी। अब तक लव ट्रायंगल सुना था, लेकिन यहाँ तो पूरा सर्कल बन चुका है। फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि अपने सिर से मंदिरा का भूत उतारकर उस राध्या पर फोकस करो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए भी यही अच्छा होगा, नुपुर ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद वेद इस वक्त किसी सोच में पड़ चुका था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।